सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन ग्रोथ और बाकी चीज आपके ग्रोथ के लिए भी आपको पैसा चाहिए। आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इलीगल माइग्रेंट से घुसने की कोशिश करते हैं, वो आप किस तरह से काम करते थे, किस तरह से लड़ते थे, उसको पूरा चेंज करते हैं। जिस तरह से लड़ते हैं आपको सोचना पड़ेगा दोबारा से। एयरफोर्स है, उनके स्क्वाड्रन्स घट रहे हैं, उनको ज़्यादा स्क्वाड्रन्स चाहिए। उतने ही आपको जहाज चाहिए या उस जहाज के साथ इसको मिक्स करके लड़ना है? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के बहुत खास कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है मेरे पर्सनल फेवरेट मेजर जनरल राजीव नारायणन। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर। बजट आ गया है। बिल्कुल सर, बजट आ गया और काफी अच्छा बजट आया है। और मैं आपसे डिफेंस बजट पे चर्चा करना चाहूंगी। 6 लाख डिफेंस की बजट के पहले जी सर। काफी चर्चा जो होती है इनकम टैक्स के 12 लाख और 75,000 और इस पे और स्लैब पे, तो जो जानकार नहीं है उनको बताता हूँ। स्लैब शुरू होता है जो बोलते हैं टैक्सेबल इनकम से, जी, ग्रॉस इनकम पे नहीं होता है। तो अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर है, इसका मतलब नहीं है कि आप सीधे 13 लाख के स्लैब में चले गए। जीरो होता है जहां तक आपका नॉन टैक्सेबल इनकम निकल जाता है, वहां से जीरो शुरू होता है। तो टैक्स स्लैब और रिबेट के बीच में अंतर समझ में आना चाहिए लोगों को। इसके ऊपर काफी चर्चा होती है और मेरा स्माइल निकल आता है जब लोग बहस करते हैं कि 12,000 के बाद 12 लाख के बाद 13 लाख में इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वी आर जंपिंग द गन, क्योंकि अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल टेबल होना है, उसमें पूरा ये डिटेल्स आ जाएगा। नाउ वी कम टू द डिफेंस बजट पर से। ओवरऑल यस, एज ए लेमैन मैं भी बोलूंगा कि नहीं, एज अ डिफेंस रिटायर्ड वेटरन हु हैज डेल्ट विद lot of capability development and modernization last 3 years of my service, वही टेबल था मेरा। बोलूंगा नहीं, बट देन यू स्टेप बैक एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। आंखें थोड़ा खोल के अगर हम देखते हैं तो यू हैव गॉट क्वाइट अ गुड बजट। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं स्लाइड्स के साथ आपको समझा दूंगा व्हाई आई से सो। ये याद रखना कि डिफेंस इज नॉट द ओनली थिंग, लाइक वी ऑलवेज से कि सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन ग्रोथ और बाकी चीज आपके ग्रोथ के लिए भी आपको पैसा चाहिए। सो यू कांट कीप डिमांडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द वन, और तख्ता नहीं पलट सकते। तो बजट क्या है? डिफेंस बजट, अगर हम पिछले साल का बजट एस्टिमेट लेते हैं, मैं रिवाइज्ड के ऊपर नहीं जाऊंगा, जो बजट एस्टिमेट था अभी एस्टिमेट है। हाँ, रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो बजट एस्टिमेट से थोड़ा ज्यादा हो गया था। अभी जो बजट दिया है वो ऑब्वियसली रिवाइज्ड एस्टिमेट में और बढ़ जाएगा। तो मैं इसका तुलना करता हूं जो बजट जब दिया था बजट एस्टिमेट से, तो 9.55% आपका ग्रोथ आया है। ओवरऑल व्हेन यू सी इट इन जनरल, इट हैज केटर्ड फॉर द इन्फ्लेशन प्लस सम मोर। रेवेन्यू में अच्छा दिया हुआ है आपको, विच इज 3.11%, 3.11 लाख। तो रेवेन्यू में काफी खर्च होता है आपके, एक्चुअली आपके ट्रेनिंग, आपके मेंटेनेंस और ये सारी चीज में आपको रेवेन्यू की बहुत जरूरत पड़ती है। सो देयर इज दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 46% ऑफ द डिफेंस बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो केवल 4.65 इंक्रीज है, यहीं पे थोड़ा दिक्कत है जी। 1.8 लाख करोड़, विच इज अबाउट 26.5%। इसमें एक अच्छी चीज ये डाल रखी है कि 1.12 लाख फ्रॉम दिस करोड़ इज एसेंशियली फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, which includes about 27 odd crores, 20 close to 28 crores, which was dedicated की private industry से लेना है। That is 1/4 of this budget which has been left for the
डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज फॉर योर प्राइवेट इंडस्ट्री। सो ये आत्मनिर्भरता के लिए अच्छा है। लेकिन इसी में से फौज के कैपिटल में से 31,728 करोड़ डीआरडीओ को दिया है, विच इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज, ऑलमोस्ट अबाउट 12% हाइक। बट इसमें मुझे दिक्कत है, वो आगे मैं समझाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे कैपिटल से उसका रेवेन्यू भी बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह आता है कि 12,500 करोड़ अनस्पेंट आपने वापस किए। तो जब प्रोसीजर इशू में आएंगे मैं समझाऊंगा और क्या कर सकते हैं उसका बताऊंगा। पेंशन्स ऑब्वियस 13.87 इंक्रीज आया है, तकरीबन 23-24% है आपका बजट का, और सुनने में आ रहा है 8th पे कमीशन हो रहा है और वो आएगा अगले साल शुरू होगा, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा और बढ़ेगा। डिफेंस सिविलियन का अबाउट 1.13% कुछ इंक्रीज हुआ है, which is about 28,000, which is about 4% of the budget. This is the broad budget. अब गुड क्या है इसमें? ब्रॉडली क्या हुआ है, बीआरओ और कोस्ट गार्ड को अच्छा इंक्रीज मिला है। इससे फायदा क्या होता है, आपके जो बॉर्डर एरिया में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए वो आप सुदृढ़ कर सकते हो, और जो कोस्ट गार्ड आपके कोस्टल डिफेंस, जहां से काफी ज्यादा ये आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इलीगल माइग्रेंट से घुसने की कोशिश करते हैं, तो कोस्ट गार्ड को आप अच्छा इंक्रीज अगर दे रहे हैं तो और बेनिफिट होता है कि आप अपने मैरीटाइम बाउंड्रीज को ब्लॉक कर सकते हैं। रेवेन्यू एलोकेशन अच्छा हुआ है। नहीं तो बार बार मुझे याद है जब हम सर्विस में थे कि भाई साहब भाई अक्टूबर मतलब शुरू हो जाता था कि कितना हमको एक्स्ट्रा चाहिए, फिर वो कैपिटल पार्लियामेंट में जाके कैपिटल से रेवेन्यू में कन्वर्ट करके आपको दे देते थे, तो योर कैपिटल यूज्ड टू टेक अ हिट। सो देयर इज अ गुड रेवेन्यू एलोकेशन। पीपल इन चेयर बता पाएंगे कि अगर और चाहिए था नहीं था वो, बट एट दिस लेवल इट्स नाइस। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अच्छा थ्रस्ट दिया हुआ है कि भाई आपको आत्मनिर्भर होना है। इसी के अंदर है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के थ्रस्ट के साथ आपके पुश फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बताया हुआ था। दे वांट टू इंक्रीज इट टू, अभी तो 21,000 करोड़ है, 3 लाख करोड़ काफी इंक्रीज करना चाहते हैं, अच्छा है। R&D एलोकेशन इन अ सेंस इज गुड, बट व्हाट कैन बी डन बेटर आगे बता दूंगा मैं, ठीक है जी, ये मोटे तौर पे समझने के लिए। बैड क्या है, कैपेक्स ग्रोथ के लिए बहुत कम पैसा है एक्चुअली, कमिटेड लायबिलिटीज में काफी निकल जाएगा, क्योंकि हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, स्पेशली नेवी का या एयरफोर्स का। अभी जैसे हम जी इंजन के लिए दिए हुए हैं, वो इंजन अभी आया नहीं है, लेकिन जैसी आएगा तो हमको देना पड़ेगा, दैट इज द कमिटेड लायबिलिटी। आपके जो यूएवीज ले रहे हैं यूएसए से, तो जब वो आएंगे तो दीज आर ऑल कमिटेड लायबिलिटीज। जैसे मैंने बोला कि मेजर पोर्शन चला जाता है, परसेंटेज इज डिक्लाइनिंग विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी इन रियल टर्म्स। आपका 1.91 हो गया, पहले ज्यादा था, 2016-17 में थोड़ा ज्यादा था, 18 से आपका डिक्लाइन होने लगा है और आप 1.91 पे। लोग कहते हैं 2.3, 2.5, मेरा थोड़ा अलग है, 2% तक आप अगर पहुंच जाओ 2, बिकॉज हर चीज का एक हर देश का एक स्पेंडिंग कैपेसिटी होता है। अगर मैं ज्यादा कर दूं 2.5, अभी तो मैंने 12,500 वापस किए थे, शायद 25,000 वापस कर दूंगे कि खर्च नहीं हुआ 25,000। देयर इज अ कैपेबिलिटी फॉर यू टू स्पेंड एंड प्रोक्योर। अगर मैं प्रोक्योर भी कर लूंगा, आप पूरा लमसम देते नहीं हो। इट इज लाइक बाइंग अ हाउस लेते हो, हम घर लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम मंथली ईएमआई देते हैं, या अगर मैंने ईएमआई नहीं लिया है, मैंने घर खरीदा है, मेरे पास पैसे हैं, तो पहले एक अमाउंट देता हूं, फिर वो बिल्डर 1-2 साल के बाद बोलता है इतना बन गया, अभी इतना अमाउंट जमा करो, अभी इतना अमाउंट जमा करो, तो उस तरह से अमाउंट आप जमा करते हो। उसी तरह से कोई भी बड़ी चीज आप खरीदते हो
तो वो बिट्स एंड पीसेस में आपको ट्रांचेस में देना पड़ता है। तो ये जीडीपी 2 या 2.1 के आसपास रहेगा तो आई वुड फील बेटर। स्पेंडिंग कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे मैं बताता हूं अगली सुनने के बाद। और दिस नो सॉरी या दिस इज द अगली पार्ट। द अगली पार्ट इज मल्टी डोमेन थ्रेट हमारे इर्द गिर्द बहुत बन रहा है हर फील्ड में, लेकिन हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्लो है। हम अभी भी काफी इंपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे डिपेंड करते हैं और वहां पे वो डिले कर सकते हैं बिकॉज दीज आर जियो इकोनॉमिक सारे प्रोजेक्ट्स पे अभी रिसेंटली। प्रॉब्लम ये होता है कि ये सारे कुछ आप देखो जिसको हम जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जियो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी आता था। कुछ और चीज चाहिए आपसे तो आपको दबाव में डालने के लिए जो डिलीवरी करना है वो डिले करेंगे, तो आप उसमें आते हो। टीओटी में क्या होता है, टीओटी में फिर आप उसके ऊपर अपग्रेड नहीं डाल सकते, यू हैव टू गो बैक टू द ओईएम। अच्छा, अब दूसरा में है जो मॉडर्नाइजेशन स्लो मैंने बोला था कि हम केवल न्यू प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। इसकी दिक्कत आती है ज्यादा उसी से जो लिंक किया था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। देन प्रोक्योरमेंट वाया टीओटी अपग्रेड नहीं करता है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हमने एक कैप्टिव मार्केट दे रखा था पीएसयूज को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और पीएसयूज को और डीआरडीओ को एक कैप्टिव मार्केट दे रखा है कि आप और कहीं जा नहीं सकते। बाहर खरीदने जाओगे तो पहले डीआरडीओ के ऊपर लेने, अगर उसने कह दिया कि मैं खरीद सकता हूं तो कर दो। लेकिन अभी धीरे धीरे हम इसको चेंज करके कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कैप्टिव मार्केट में क्या होता है कि पीएसयू हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, डीआरडीओ हो गया, उनको पता है यार जो भी बना के दे दूंगा इनको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव मार्केट आ जाता है उनको झक मार के अपना ध्यान से बनाना पड़ेगा कि अगर कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ टेक्निक, चाहे मैं चीप हूं, L1 हूं, लेकिन अगर टेक्निकल बिड में मैं वीक निकल आया तो मेरा L1 बिड ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि L1 आपके दर्शकों को समझा दूं, लीस्ट जो होता है, लोएस्ट प्राइस जो दिया होता है उसको L1 बोलते हैं। आज के टेंडरिंग प्रोसेस में जो L1 है उसको लेना पड़ता है, लेकिन आजकल वो टेक्निकल बिड के साथ देखते हैं L1। तो टेक्निकल बिड में अगर उसका टेक्नोलॉजी कम है, दूसरे का टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो टेक्निकल कमिटी डिसाइड करके बोल देगा कि नहीं ये L1 खराब है, ये L2 या L3 होगा तो इसको ला सकते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज यू गेट, जो अभी धीरे धीरे खुल रहा है। अभी आप देख लो, अभी भी 3/4 पैसा जो ईयरमार्क किया था कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आप पीएसयूज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को दे रहे हो, केवल 1/4 आपने प्राइवेट को दिया है। तो जैसे जैसे आप प्राइवेट को और बढ़ाना शुरू कर दोगे, गेम में लेके आओगे, और कैसे लेके आएंगे ये भी मैं समझाता हूं। तो ये जनरली देखने के बाद लोग रोएंगे कि यार ये हो गया, वो हो गया, और देना चाहिए, यूएस को देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो। हमें उन सबको देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने सबसे बोला कि ये जहां तक मेरा अनुमान है ये अच्छा बजट है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन को बैलेंस किया है। भाई साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद नंबर 2 में डिफेंस का एलोकेशन है। इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हो? इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हो कि अगर मिनिस्ट्री वाइज देखो, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को अलग निकाल दूं, आप नंबर 1 मिनिस्ट्री हो यार, जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला हुआ है, 13 पॉइंट कुछ %। तो डोंट आस्क फॉर द मून, पहले धरती पे रहो, अपने देश की तरक्की का पूरा देखो। दिक्कत क्या है? चलो, इन्होंने ईयर ऑफ रिफॉर्म बोल दिया है। अब ईयर ऑफ रिफॉर्म में केवल डीपीपी की बात करते हैं। डीपीपी इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। मेरे हिसाब से जिसको दर्द हो, सबसे वाहियात प्रोसीजर है। अगर पूरे स्टेप्स लेंगे आप और फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट डिसीजन करके निकल के जाना, नेक्स्ट लेवल पे चल के जाना, आप बगैर कोई रुकावट के चले तो 34 से 36 महीने लगते हैं।
हाँ करने के लिए अभी डील साइन होना है आपका। कॉस्ट नेगोशिएशंस करके डील साइन करने के पहले 3 साल रुकावटें बहुत आती हैं, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनरलिस्ट है, वो टेक्नोलॉजी समझता नहीं है। तो अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर लाना है तो जो नंबर 2 में दिया है, आपके पूरे एमओडी को रिस्ट्रक्चर करना है, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, आपका इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विस हेडक्वार्टर्स और एमओडी तीनों को मर्ज करना है। नहीं तो एमओडी में कार्बन कॉपी है। डीएमए बनने से पहले, सीडीएस बनने के पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे फाइल चलता है, एमओडी में उसका कार्बन कॉपी है। तो मैं नीचे से ऊपर फाइल चलाता हूं तो वहां पे भी नीचे से ऊपर फाइल चलता है। टाइम लगा लो, आप देख लो कितना, कोई डिसीजन के लिए। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला, डिसीजन मेकर जनरलिस्ट है। जो कोई टेक्निकल चीज आ जाए उसको डाउट आता है, ऑब्वियसली डाउट आएगा उसको, तो आता पता लापता क्या पता उसको इसके बारे में। Absolutely. अब वो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने जवाब देना है। अब जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट फाइल आपके पास नहीं आएगा, वो पूरा नीचे जाएगा, डिस्पैचर से आपके पास आएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप फोन करके बोलो। आपको हंसी आ रही होगी, आप फोन करके बोलो कि क्या पूछ रहे हो। मिसाल के तौर पे, नो नेम्स टू बी टेकन, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेरे पास फाइल आई एमओ में, जब हम फेंसिंग के, बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर रिपेयर और ये सब की बात कर रहे थे, और मैं बात कर रहा हूँ हाई ऑल्टीट्यूड और सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में फेंस लगाने के लिए, और वो मुहावरा दे रहे हैं मुझे बीएसएफ ने जो राजस्थान में लगाया। मैंने बोला यार तुम सोच भी रहे हो, फोन करके उसको डांटा। मैंने कहा यार अकल भी है तुमको, किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। मैं हाई ऑल्टीट्यूड और सुपर हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, जहां एवलांच आता है, बर्फ पड़ता है, फेंस ढह जाता है, उसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा वहां पे बीएसएफ का एवलांच आता है कुछ। अब ऐसे ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस झेलने पड़े फॉर समवन, ये तो बहुत बेसिक है। मैं उम्मीद करती हूँ आजकल के बच्चे भी समझ जाएंगे स्कूल गोइंग के क्या डिफरेंस है दोनों में। अब यही है। तो जब आप जो टेक्निकली एबल, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजिस्ट, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई एम टेक्निकली एबल्ड। मैं टेक्नोलॉजी समझता हूं, उसके बारे में अगर कुछ लिखा है तो उसके पढ़ के मैं बेसिक समझ सकता हूं कि ये क्या है। एब्सोल्युटली। मुझे कोई पीएचडी नहीं करनी फील्ड में, मुझे उस तरह से टेक्नोलॉजिकली केपेबल पीपल चाहिए। अगर नहीं है तो जब आप मर्जिंग करते हो तो टेक्नोलॉजिकली केपेबल डिसीजन मेकर्स को बैठाइए, चाहे यूनिफॉर्म में हो, और बाकी लोगों को केवल बजटरी और प्रोसीजरल स्ट्रीम में डाल दीजिए, ताकि ये रुकाव ना हो। और वो बजटरी और वो सारे आए जब प्राइस नेगोशिएशन होता है, तब मुझे उनकी जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी निकल गई है बजटरी और प्राइस नेगोशिएशंस करते हुए, जो यूनिफॉर्म वाला बंदा कभी मैनेज नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली सर। तो उनको तब लेके आइए। और डीआरडीओ, अब डीआरडीओ को मेरे कैपिटल से क्यों दे रहे हो आप? डीआरडीओ तो आपका ही हिस्सा है, तो आप अपने रेवेन्यू और अपने कैपिटल से उनको क्यों नहीं देते हो पैसा? बिकॉज टुडे डीआरडीओ हैज बिकम, जो मैं कहता हूं हर बार, सर्विस में भी कहा था कि वर्क चार्ज है। वर्क चार्ज का मतलब है, तो वर्क है तो वो चार्ज करता है पैसा, तो उसके बंदे को सैलरी मिलेगी। अभी आपने थोड़ा हिस्सा दे दिया, इसमें से पता नहीं कितना हिस्सा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चला जाएगा, और R&D के लिए पैसे नहीं बचेंगे, एंड ही विल लुक एट मी फॉर प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट अगर वो खत्म कर देगा तो जो साइंटिस्ट उसने एनरोल किए थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स खत्म हो गया, तो अब सैलरी कहां से देगा? एक्स अमाउंट ऑफ मनी निकाल के उनका रेवेन्यू अलग दे दो, उनको अपना R&D के लिए अलग दे दो। क्योंकि डीआरडीओ का मैं 3 वर्टिकल में देखता हूं। एक होना चाहिए प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस। लोगों को जो समझ नहीं आता, प्योर साइंसेस टू वर्क ऑन क्या नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। अप्लाइड साइंसेस जो आपने निकाला है उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है।
दैट इज द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इश्यूज जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है कि एप्लीकेशन में जोर कम है, प्योर साइंस में ज्यादा है, इसीलिए जो निकल के आते हैं इंडस्ट्री फाइंड्स इट अ प्रॉब्लम टू एम्प्लॉय देम, और इंडस्ट्री इज ऑल्सो एट फॉल्ट, दे हैव नॉट कम टू द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस उनको बताने के लिए कि भी अप्लाइड साइंस में उनको क्या चाहिए। इट वर्क्स बोथ वे। सो इसमें डीआरडीओ में एक सेट रखिए आपके जो लैब्स वगैरह हैं विच इज प्योर एंड अप्लाइड साइंस, एक वर्टिकल होगा कि इसमें से जो टेक्नोलॉजी आ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको मैं अपग्रेड कैसे कर सकता हूं। उसमें ऑब्वियसली यूजर भी आएगा, जो उस प्लेटफॉर्म्स का आपका ओईएम है वो भी आएगा, तो ये तीनों मिलके उसमें काम करेंगे। और तीसरा वर्टिकल होता है नए सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसमें आपको अपने ओईएम्स को आइडेंटिफाई करना है, वो यूजर भी साथ होगा, आपके साइंटिस्ट भी साथ होंगे, मिलके नया प्लेटफॉर्म्स आप बना के उसको फौज के लिए ट्रायल्स देके करेंगे। इस तरह से अगर डीआरडीओ को आप रिवैम्प करें, अब जब डीआरडीओ को प्रोजेक्ट्स देना है तो केवल अपग्रेड्स और आपके नए प्लेटफॉर्म्स के वर्टिकल्स के लिए आपको देना है, काफी पैसा आपका निकल के आ जाएगा इनटू द लैब्स रेवेन्यू और आपके कैपिटल में इनको देने के, तो उसमें यू विल हैव अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अखरता है कि मेरे कैपिटल से डिफेंस पीएसयूज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और डीआरडीओ का रेवेन्यू चलता है, मेरे कैपिटल से उनका रेवेन्यू क्यों चलना है? मैंने ठेका ले रखा है उनको चलाने के लिए। आप उनको, आपका है, आपके एमओडी के नीचे है, तो डायरेक्ट रेवेन्यू दीजिए, मेरे से निकाल के क्यों दे रहे हैं? सर एक छोटा सा सवाल डीआरडीओ से रिलेटेड जो अक्सर हमारे सामने आता है, वो ये कहा जाता है डीआरडीओ को काफी क्रिटिसाइज लोग करते हैं कि डीआरडीओ हैज बिकम अ वाइट एलिफेंट, इतना पैसा लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। आप इस सवाल को किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई में डीआरडीओ एक वाइट एलिफेंट की तरह ही रहा, या प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ, या उनको इट्स नॉट बीन प्रॉपरली मैनेज्ड। आप थ्रस्ट देंगे उनको, वो अभी जैसे नाग इतने दिनों से अटका हुआ था, नाग मिसाइल ले आए, आपके हेलीकॉप्टर्स, हाँ एएलएच थोड़े बहुत दिक्कत थे, अभी काफी कुछ ठीक हो गया है। अर्जुन टैंक है, उसका प्रॉब्लम ये है वेट बहुत ज्यादा, इट्स एन एक्सीलेंट टैंक, इट्स द किंग ऑफ द डेजर्ट, वेट बहुत ज्यादा और विड्थ बहुत ज्यादा है। तो एक होता है ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल मोबिलिटी और एक होता है स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी। अगर स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी मेरे को जाना है, रेलवे ब्रिजेस को छोड़ के और कोई सा ब्रिज, उसको 100 टन का कैपेबिलिटी का ब्रिज चाहिए। आपके नेशनल हाईवे में तो 85, आम 85 होते, नॉर्मल 45 होते हैं। यू हैव टू अनलोड द टैंक फ्रॉम द टैंक कैरियर एंड टेक इट ऑन ट्रैक्स। नदी के अंदर से अगर नदी भरा हुआ है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? रेलवे लाइंस आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके पास जो किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा नहीं करा सकते, उसको ओवरहैंग ज्यादा है उसके प्लेटफॉर्म से। तो जिसने भी बना के दिया, जिसने भी सोचा, जब भी, यानी आप देख लीजिए लेट 70s से इसका प्लानिंग चल रहा है, थॉट टू स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी हैज नॉट बीन गिवन। अब ऑपरेशनल मोबिलिटी में आ जाते हैं, मैं पंजाब में उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकता, वो तो सारे खेतों के ऊपर कैनाल्स के ब्रिजेस सबको तोड़ देगा, वो तो पानी सब तरफ पानी पानी हो जाएगा। तो इट इज रेलिगेटेड टुवर्ड्स द सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट टेरेन, क्योंकि वहां पे ज्यादा अब आ रहे हैं कैनाल्स, तो क्रॉसिंग्स आल्सो बिकम एन इशू। अब सर्वत्रा बनाया है, दैट इज द ओनली वन व्हिच कैन टेक दिस ब्रिज, नहीं तो जो पुराने वाले थे हमारे टाइम में, रशियंस का था AM-40, वो तो हम यूज ही नहीं कर सकते। सर्वत्रा भी बनाया है हमारे डीआरडीओ ने, उसके पीछे जोर था, तो अब वो आ गया तो वो ले जा सकता है। तो ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल मोबिलिटी, जहां पे ये बड़े बड़े कैनाल्स और नदी दरिया नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ नीड टू री लुक एट दैट, एंड आई एम श्योर जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए देख रहे हैं, दे विल लुक एट दैट। डीआरडीओ का प्रॉब्लम ही ये रहा ना, बिकॉज इट इज ऑलवेज
टू थिंग्स है, लाइक आई सेड, वर्क चार्ज। नंबर टू इज ऑडिट। भाई साहब, जब मैं R&D करता हूं ना, जरूरी नहीं है कि सक्सेस हो, और ऑडिटर को वो समझ नहीं आता। वो तो यही देखता है कि मैंने इतने पैसे दिए, उसका फायदा क्या हुआ। अब R&D घाटे और नुकसान, फायदे और नुकसान के बेसिस पर नहीं चल सकता। Test and trial. You may or might not succeed. Yeah, you might not succeed. It's a trial and error. There is a concept. You try it out. Something will succeed, something will not succeed. तो अगर ये ऑडिट के नीचे नहीं दबे रहे, उसमें फिर एक आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन होना है कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को यहां बंद कर देते, यहां पे ये सिस्टम सब सिस्टम सक्सेसफुल हुए हैं, लेट अस सी वेयर वी कैन यूज इट, लेट अस इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे पाथ से हम जाने की कोशिश करें। तो हो सकता है 100-200 करोड़ का घाटा हो जाए वहां पे। अब उनको डर लगता है कि ऑडिटर आके पूछेगा, अब इस ऑडिट ऑब्जेक्शन को मैं ओवरटर्न कैसे करूंगा। तो ये जो हमारी बनिए वाली सोच है ना, घाटा और फायदे का, नुकसान फायदे का, ये R&D में काम नहीं देता। और जब सर, तक तो ये सोच होगी, वजह है कि हमारे ही टेक्नीशियंस, इंजीनियर, साइंटिस्ट विदेशों में जाकर इतना बड़ा नाम करते हैं हमारे बिल्कुल, क्योंकि वहां पे घाटा नुकसान नहीं देखते। R&D में लैब्स में आप काम करते हैं, तो DRDO हैज टू बी ब्रॉट आउट फ्रॉम दैट। एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको देना है जहां पे वो काम कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बोला, दूसरा वर्टिकल है अपग्रेड करने के लिए। आप सोचते हो कि चलो ये सिस्टम या सब सिस्टम उसमें डाल के मैं अपग्रेड करके कर सकता हूं। जरूरी नहीं है वो चलेगा, बिकॉज वो अपग्रेड करते वक्त मैं देखूंगा यार नहीं, मेरे को कुछ और अपग्रेड करना है, कुछ और चीज चेंज करना है, कुछ और चीज करना है। जो इनिशियली पैसे सोचे थे वो बढ़ गए, अब ऑडिटर आके बोलेगा पैसे क्यों बढ़े। अब ऑडिटर को क्या जवाब दो आपकी क्या क्या था। He is not technologically able to understand कि क्या बात हुई थी। You know, like to give a small example, अगर आप इंजन बदलते हो किसी गाड़ी में, केवल इंजन नहीं बदलता है, उसका ट्रांसमिशन गियर बॉक्स भी पूरा बदलता है। उसके बाद जो ड्राइव ट्रेन है उसका, कि भाई पहिए कैसे चलते हैं, या टैंक है तो टैंक कैसे चलते हैं, जिसको हम रनिंग गियर बोलते हैं, सस्पेंशन, वो सारा चेंज करना पड़ता है जी। अब एक आदमी बोलेगा यार आपने तो इंजन चेंज का ही मांगा था, ये सब चेंज क्यों कर दिया। सो दैट इज द मेजर इशू एज फार एज these are concerned. So I hope the year of reforms में all these are also looked at. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हैज टू बी टुवर्ड्स एन एंड टू अचीव समथिंग। दैट ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाय योर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जहां से इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी आता है। अगर ये तो नहीं है तो आप किस चीज की मॉडर्नाइजेशन और क्या कैपेबिलिटी बना रहे हैं। अगर है, हम तो जब तक थे 9 साल हो गए, तब तक तो था नहीं। अब अगर बन गया है तो अच्छी बात है, बिकॉज उसके बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि मैंने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में प्रायोरिटी आएगा, और किस तरह से कि जो एग्जिस्टिंग थ्रेट्स हैं, जो नए उभर के नए आ रहे हैं, और जो आगे आप सोच रहे हो उभरने वाले हैं, उस तरह से फिर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो फिर आपको क्लियर होगा किसको देना है, किसको देना ही नहीं, उसको कौन सी कैपेबिलिटी और किस तरह से मॉडर्नाइजेशन के लिए देना है। नहीं तो तीनों सर्विस लड़ते रहेंगे, जिसका शोर ज्यादा होगा उसको पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं होगा। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जो भी आप कैपेबिलिटी डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन के लिए सामान खरीदते हैं, स्विच जैसा नहीं है, बिजली जैसा कि ऑन कर दिया तो बिजली आ गई, नहीं, इट टेक्स टाइम। सो द डिफेंस बजट ऑल्सो हैज टू बी बेस्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म विजन, स्पेशली फॉर केपेक्स, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू वगैरह तो खर्च हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिक्कत कहां आता है? फाइनेंशियल पावर्स। 1000 करोड़ से ऊपर हो गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जाता है, 1500 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपका कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास चला जाता है,
वो क्लियर करेंगे तो आएगा, नहीं क्लियर करेंगे नहीं आएगा। आपको हर लेवल पे जाके उनको समझाना पड़ता है, डिटेल प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो अगर आप किसी के पास गए, वो उसने हाँ बोला और नहीं आया, आप किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाए, तो मेरा हर वक्त शुरू से ये मानना है, सर्विस में भी लिख के दिया है, कि केपेक्स जो खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये कैपेबिलिटी बनाना है, उसको आप वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मत डालिए, उसको रोल ओवर करिए, कोई डिफेंस रोल ओवर फंड रखिए। फायदा क्या होता है? अभी जैसे 12,500 करोड़ है, अगर ये डिफेंस रोल ओवर फंड में चला गया होता, जो आपका बर्डन है कमिटेड लायबिलिटीज में हर साल कम होते जाएगा। तो जब आप कैपिटल में एक्स अमाउंट दोगे तो वो एक्चुअल खर्च होगा, कमिटेड लायबिलिटी में नहीं जाएगा। ये फायदा होता है आपको। तो अगर ये कर सकते हैं, इट जस्ट टेक्स आरबीआई टू इशू, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई बैठ जाए तो ये कर सकते हैं। तो जो भी रोल ओवर फंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो डाल दीजिए इसमें। तो आपका ओवरऑल बर्डन फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बल्क जैसा एसेट इसको आप डाल दीजिए कि ये कमिटेड लायबिलिटी को पे करने के लिए जाएगा। मुझे हर साल पे तो करना पड़ता है, कमिटेड लायबिलिटी काफी चंक जाता है, तो इसमें से निकल के जाता रहेगा। तो हर साल जब आप रोल ओवर होगा, आपका कम हो जाएगा। और नेक्स्ट, डीपीएसयूज एंड प्राइवेट कंपनीज टू compete फॉर मार्केट प्लस इन एक्सपोर्ट्स। इसका क्या है? एक एमओडी रखता है अपने पास नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट मतलब आप क्या बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते। इसमें ही मेरे को दिक्कत है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना है, तो जैसे आपके ओईएम्स हैं, फर्ज कर लो जो तीसरे वर्टिकल में जैसे डीआरडीओ के लिए बताया था, तो आप एक नहीं 2-3 को रखो, उसके बाद जिसका सबसे अच्छा बनेगा उसको ले लो। जो आप सोचते हो कि ठीक चल रहा है, जो आप सोचते हो ठीक नहीं चला उसको छोड़ दो। फिर उस पर रोक क्यों है आपके एक्सपोर्ट के लिए कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? यस, नेगेटिव लिस्ट में आप देश बता दीजिए कि किस किस देश को आप बेच नहीं सकते, जिससे आपके एट द डिप्लोमेटिक लेवल दिक्कत है, जहां पे आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आ जाएगी, होम मिनिस्ट्री भी आ जाएगी, कि किसको हमने बेचना नहीं है, जो हमारे लिए अंदर दिक्कत कर रहे हैं उनको मत बेचो, बाकी लोगों को बेच दो। और केवल पूरा प्लेटफॉर्म ही नहीं, जो सिस्टम्स हैं, जो सब सिस्टम्स हैं, वो भी आप बेच सकते हैं आराम से। अगर आप armytechnology.com या airforcetechnology.com या navaltechnology.com जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको खोलें तो उसमें आप काफ़ी एडवर्टिजमेंट्स देखेंगे डिफेंस अपने सप्लायर्स का, हु सप्लाई सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स। प्लेटफॉर्म्स तो अलग है, आप सिस्टम सब सिस्टम्स भी सप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी पैसा मिलता है। आप देख लो कि किसी देश के पास, कई देशों के पास कोई कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसके स्पेयर्स क्या क्या हैं, आप उनके ओईएम के साथ डील कर सकते हैं कि मैं उनके स्पेयर्स बना दिया करूंगा। प्लेंटी, द मार्केट इज ह्यूज। और जब तक हम ये नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट से निकल के नहीं आएंगे एंड मेक इट मोर ओपन विद मिनिमम रेगुलेटरी कंट्रोल, the sky is the limit as far as the defense expenditure is concerned। क्योंकि ये जो लड़ाइयां हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरे ग्लोब में, ये कम नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। जब तक ये चलते रहेंगे आपको फायदा होगा अगर आप इसके अंदर घुस के सिस्टम सब सिस्टम और जो स्पेस वगैरह है सस्टेनेंस के लिए आप सप्लाई कर सकते हैं। दैट्स अ एक्सलेंट वे टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और ये अभी खुलता रहेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई सोचता है कि ये कर दूंगा मैं, संसार में पीस हो गया, वेल भाई साहब, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। लड़ाइयां ने खत्म नहीं होनी है, एक लड़ाई खत्म होगी दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। सो द लास्ट बॉक्स इज द
अगर आप सोचते हो कि मैं बना दूं, भारत की फौज ले लेगी, भाई साहब मार्केट इज वेरी स्मॉल। भारत की फौज, द अमाउंट ऑफ मनी जो डिफेंस में लगता है बहुत ज्यादा होता है। तो एमओडी इन दिस रिफॉर्म शुड हैव अ रीलुक एट देयर नेगेटिव लिस्ट एंड पॉजिटिव लिस्ट। मिनिमम रेगुलेटरी कंट्रोल करो और बेचने दो उनको, तब जाके आपके पास पैसा आने लगेगा। अभी तो हमने ये सोचना है कि अपनी आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ाएं। हम देख रहे हैं जैसे अभी रशिया भी आपको डिले कर रहा है। S-400 आपने 5 लिया था, 3 दे दिया है, चौथा बोल रहा है इस साल देगा, पिछले साल देना था उसने दिया नहीं। G404 की क्या हालत है आपको मालूम। जी अभी मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, तो साफरान के साथ क्या डील होता है। अभी कावेरी इंजन का ट्रायल्स करना है, आई थिंक इसका पूरा टेस्ट बेंच रशिया के साथ डील करें आपने, वहां करेंगे। जितना जल्दी कावेरी आपका आ जाएगा दैट्स द बेस्ट। आई एम श्योर साफरान विल हेल्प, क्योंकि हमारे जो ALH में YM सिंह ALH में साफरान की साथ ही एक और कंपनी थी फिन मैकेनिका, उसका था, एंड दे हेल्प्ड एंड वी मेड आवर ओन शक्ति इंजन के कारण अपना जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इतने हाइट पे जाता है कि सियाचिन में लड़ सकता है, और कोई जहाज दुनिया में नहीं है जो उतने हाइट पे जाके लड़ सकते हैं अपने शक्ति इंजन, जो उसका जो मॉडिफाई करके शक्ति इंजन लगा है LCH का, दैट्स व्हाई इट गोज टू सच अ हाइट, 6000 मीटर्स हाइट। नो अदर एयरक्राफ्ट कैन गो। हम अपाची तो ले रहे हैं, अपाची उतने हाइट पे नहीं जाता। सो दैट इज वेयर वी सी, जो भी देश कोई भी चीज बनाता है उसका बेसिक मॉडल जो होता है ना, वो अपने थ्रेट को देख के बनाता है, आपके थ्रेट को बेच के नहीं बना रहा। तो अगर आपको लड़ना है हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में, क्योंकि मेन थ्रेट आप नॉर्थ से कह रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर आत्मनिर्भर सो दैट योर सिस्टम्स कैन सर्वाइव इन दोज एरियाज। और उसका आउटफ्लो एज फार एज नेवल इज कंसर्न, यस, ocean and seas are almost similar everywhere. Type of threat in every sea becomes slightly different. Functioning of submarines in various places becomes different. But land and air के लिए आपका काफी अंतर आ जाता है when you go from normal plane and low altitude to high and super high altitude. So I'm sure this budget and year of reforms के साथ we will get a good push. And we have to make the best use of this. और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि if there is an additional need for capital expenditure, there is never a no for the defense. हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तो इसलिए इसमें मैं कहता हूं जो हमारा तीसरा ब्लॉक है NSS एंड इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी हम थिएटराइजेशन वो सब भी बोल रहे हैं, तो जो कुछ करना है स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कैपेबिलिटी, हाउ बेस्ट कैन दैट कैपेबिलिटी बी यूटिलाइज, गिव्स यू द स्ट्रक्चर केवल थिएटराइजेशन में नहीं भाई साहब, उससे नीचे भी आपकी जो फौज का किस तरह से आप स्ट्रक्चर्ड हैं, चाहे आपके एयर बेसिस हो, चाहे फौज की कोर, डिवीजन, ब्रिगेड, यूनिट हो, नेवी में किस तरह से आप डिप्लॉय करके यूटिलाइज करोगे, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जो आता है मैं और जनरल शंकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स में हम अमूमन कहते हैं इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव मतलब वो आप किस तरह से काम करते थे, किस तरह से लड़ते थे, उसको पूरा चेंज कर देता है। और इसका क्लियर मिसाल आपको यूक्रेन लड़ाई में मिल गया कि आप जिस तरह से लड़ते हैं आपको सोचना पड़ेगा दोबारा से। उस सोच में आपके जो पलटन है, आपकी ब्रिगेड है, उन सब की स्ट्रक्चर चेंज होनी है। तो केवल फोकस थिएटराइजेशन में मत रखिए, नीचे लेवल में भी आपने कैसे चेंज करना। अभी आप जैसे एयरफोर्स है, हाँ उनके स्क्वाड्रन्स घट रहे हैं, उनको ज़्यादा स्क्वाड्रन्स चाहिए। अब उसमें आपको UAV का यूटिलाइजेशन भी आता है, किस तरह से यूटिलाइज करोगे, क्या
उतने ही आपको जहाज चाहिए या उस जहाज के साथ इसको मिक्स करके लड़ना है? किस तरह से लड़ना है? आपके स्क्वाड्रन्स, आपके बेसेस किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होंगे? सेम आपके नेवी में भी आपके यूएवीज और ये सारे कुछ आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लॉइटर करते हैं। तो आपका जो फ्लोटिला है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? आपके जहाज किस तरह से केपेबल होने चाहिए? क्या आपका एयरक्राफ्ट, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से केवल एयरक्राफ्ट ही उड़ना चाहिए? क्या उसमें यूएवी उड़ाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए? क्या क्या होने चाहिए? आपको ये सारा सोच भी रखना, केवल थिएटराइजेशन में फोकस नहीं करना, अभी इन चीजों में भी फोकस करके देखना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपके पास इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी आ जाता है, उसको सही तरह से अमल करने के लिए आपको क्या कैपेबिलिटी चाहिए, और उस कैपेबिलिटी को सही अमल करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट विल गिव यू अ गुड स्ट्रक्चर। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट इन द ईयर ऑफ। थैंक यू, इतना था मेरे पास। Thank you so much, sir, for joining our show and give your valuable inputs on the recent defense budget. उस पर काफी चर्चा हो रही है, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, दुनिया का चौथा बड़ा डिफेंस बजट भारत का है, लेकिन कुछ जिस तरह से आपने बताया काफी अच्छा बजट है, ये अब समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर।